गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर फिफ्थ आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, अब तक हम चैप्टर फिफ्थ में क्या कर चुके हैं कि हीटिंग मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं। इनकी जो आपका स्टील या आपके मटेरियल है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, इनकी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ के लिए जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए, अगर वो डायरेक्ट मटेरियल से ना मिले तो हीटिंग को हम करके उन प्रॉपर्टीज़ को गेन करते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके हीटिंग मेथड्स थे, एनिलिंग, क्विंचिंग, हार्डनिंग, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हीट ट्रीटमेंट फर्नेस। जैसे कि हमने बात की कि हमारे जो प्रोसेस हमने एनिलिंग, नॉर्मलिंग और नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, ठीक है, ये सारे प्रोसेस में हम क्या करते थे, हम मटेरियल को इनको हीट करते थे। तो हीटिंग हम कहाँ करते हैं, अगर बोला जाए तो इनिशियली हम भट्टी में कर सकते हैं या फिर फर्नेंस में कर सकते हैं। और बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके फर्नेंस होते हैं। तो हीटिंग फर्नेंस में आप लिखिए, फर्नेंस, हीट ट्रीटमेंट फर्नेंस may be defined as refractory lined chamber in which metal part is heated to the required temperature, heated to the required temperature। ओके, तो मेटल को हम हीट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हमारा हीट ट्रीटमेंट फर्नेस। टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट फर्नेस देखिए, आपको यहाँ लिखा हुआ है। बेसिकली हीट ट्रीटमेंट फर्नेस यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, बेसिस है 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहे होंगे कि अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ हीट, हीट के सोर्स पे ऑयल फायर्ड फर्नेस, गैस फायर्स, इलेक्ट्रिक फायर्स। आपको पता लग रहा होगा, ऑयल फायर का मतलब जहाँ ऑयल से आग लगाते हो, गैस फायर मीन्स गैस का यूज़ करते हो, और इलेक्ट्रिक फायर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये है सोर्स ऑफ हीट के बेसिस पे 3 टाइप के। ऐसी टाइप ऑफ वर्क जैसे बैच फर्नेस, सेमी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वर्किंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एयर हो, एटमॉस्फेरिक फर्नेस हो, या स्पेशल एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट हो, या लिक्विड बाथ फर्नेस हो, या पानी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा और किसके बेसिस पे, जैसे कि आपका एनलिंग फर्नेस हो, कार्बोनाइजिंग फर्नेस, टेम्परिंग फर्नेस, इन सब के अलग अलग टाइप के फर्नेस है। तो आपके लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेन जो हम फर्नेस पढ़ेंगे वो हमारा है ऑयल फायर्ड, गैस फायर्ड एंड इलेक्ट्रिक फायर्ड, ठीक है। और फर्नेस के लिए सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, ज़्यादा डीपली आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ऑयल एंड गैस फायर्ड की बात करें तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ऑयल और गैस की हेल्प से टेम्परेचर राइज अप करेंगे। या तो ऑयल यूज़ करें जैसे पेट्रोल, या फिर गैस यूज़ करें जैसे कि एलपीजी। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, वहाँ टेम्परेचर राइज अप करते हैं, जिससे कि मेटल आपका हीट होता है, ठीक है। ये आपका फिगर है एक, इसमें आपको लिखना है, सिर्फ एक चीज़ लिख लीजिए, इन दिस फर्नेस heat is conveyed to workpiece by hot gases, produced by combustion of fuel, ठीक है। वो फ्यूल दो तरीके का है, ऑयल का और गैस का, ओके। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस की। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस कहाँ है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस इज यूज्ड to increase the temperature of material by the help of electricity, ओके। तो ये आपका सोर्स ऑफ हीटिंग के बेसिस पे टाइप थे, ऑयल, गैस और आपका इलेक्ट्रिक फर्नेस। नेक्स्ट आपका सेकंड टाइप के बेसिस पे लिखा हुआ है, जिसमें एक आपका बैच फर्नेस। देखिए, आपको यहाँ फिगर दिख रही होगी, ये एक बॉक्स टाइप होता है, इसमें हम कुछ पार्ट को रखते हैं अंदर, ठीक है। इस पार्ट को रखेंगे, चारों तरफ रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है। रिफ्रैक्टरी लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि अंदर हीट बढ़ेगी तो हीट बाहर की तरफ ट्रांसफ़र ना हो, ओके।
यहाँ ये चार्जिंग डोर है, अंदर हमने पार्ट को रखा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी ये वर्क करता है हमारा। और अगर इसका एक बेसिक एग्जांपल दूं तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो जो ओवन होते हैं, ठीक है, जिनमें हम ये खाना गर्म करते हैं। ओवन्स इसी टाइप के होते हैं, उसमें अंदर खाना रखते हैं, चारों तरफ से उसमें रिफ्लेक्टर लाइनिंग होती है और बिजली का यूज़ करते हैं हम उसमें किसी को हीट करने के लिए। तो ये आपका एक बैच फर्नेस है। इसमें लिखिए, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर हीट चैम्बर in which batch of part get heated batch of part get heated for heat treatment। ठीक है, और लास्ट में फिगर बनाना हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ बेसिक चाहिए, आपको इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सेमी कंटिन्यूस फर्नेस की बात करें तो आपको इस फिगर से समझ में आएगा। देखिए, आपका ये एक तरीके का फर्नेस है। हमने अंदर एक ये फ्लैट कार दिखाई दे रही होगी, इसमें वर्कपीस को रख दिया है। अब ये फ्लैट कार अंदर जाएगी डोर की हेल्प से। जैसे वो अंदर एंट्री करेगी ये डोर यहाँ से बंद हो जाएगा और रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाहर की तरफ हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। और यहाँ गैस बर्नर दिखाई दे रहा है। अब जितनी देर में ये हीट होंगी, जैसी हीट अप हो जाएगी ये जो फ्लैट कार है ये वापस बाहर आ जाएगी। तो एंट्री करने के बाद फ्लैट कार बाहर आ जाएगी। यूजुअली इसके अंदर मोशन एक बार अंदर जाने का वापस आने का पूरे कंटिन्यूस नहीं है, मोशन नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेमी कंटिन्यूस फर्नेस। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हैं इन सेमी कंटिन्यूस फर्नेस वर्कपीस are entered by a flat car inside the semi-continuous furnace and get heated to the desired temperature। ओके, नेक्स्ट है कंटिन्यूस फर्नेस। देखो कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जहाँ मोशन रुके ना, कंटिन्यू रहे। इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ से वर्कपीस आएगा, एंट्री करेगा हीटिंग चैम्बर में, हीटिंग चैम्बर से एंट्री किया लास्ट में ये क्विंचिंग बाथ में। ठीक है, मीन्स कुछ भी हो सकता है, ये आपका पानी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या फिर आपका बेसिकली हम आप क्या बोल सकते हैं, नमक का पानी। ठीक है, तो इसके अंदर जाएगा, एंट्री करेगा और फाइनली आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अंदर जो मोशन है ये मोशन इसका कंटिन्यूस है, इसलिए इसे कंटिन्यूस फर्नेस बोला गया। वहाँ इसका मोशन कंटिन्यूस नहीं था, फ्लैट कार अंदर गई और फिर बाहर आ गई, तो इसका मोशन कंटिन्यूस ना नहीं था, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सेमी कंटिन्यूस। और यहाँ इसका मोशन कंटिन्यूस है, कहीं रुक नहीं रहा, आगे गया पिंच बाथ में और फिर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वापस बाहर आ गया, तो इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस फर्नेस। ओके, तो इसमें लिख दीजिए, in this furnace workpiece enter in the heat furnace via conveyor chain, then enter in quench bath, enter in quench bath, then carried out from the quench bath container via conveyor chain। ओके, कंटिन्यूस फर्नेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। ओके, नेक्स्ट है लेड बाथ फर्नेस। यूजुअली इसमें आपका हम मोल्टन सॉल्ट बाथ होता है। मोल्टन सॉल्ट बाथ मीन्स पानी के अंदर यूजुअली हम नमक यूज़ करते हैं, या आपका सॉल्ट लिक्विड कंडीशन में होगा। ओके, सेम जैसा हम पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डुबो देंगे, ऐसा इस मोल्टन सॉल्ट बाथ के अंदर डुबोएंगे।
वो वहाँ ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर हम उसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपका सॉल्ट बाथ है, सेम। तो ध्यान रखना, ये लेड बाथ फर्नेस या सॉल्ट बाथ फर्नेस बेसिकली दोनों कंडीशन एक ही है। इसको हम एक सॉल्यूशन में डालते हैं और सॉल्यूशन से जब वो बाहर निकलता है तो जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन की वजह से उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो आपको जो ये फर्नेस है सिर्फ इनका बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कोशिश करो कि नाम पता रहे। तो आपके सिलेबस में सिर्फ इसका बेसिक ही है। अब हम आगे चलते हैं, तो वो आपका पार्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो यूजुअली जो हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो टेम्परेचर दो तरीके से मेज़र करते हैं। एक आपका थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर और सेकंड है ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो लिखना, टेम्परेचर ऑफ हीट ट्रीटमेंट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पायरोमीटर। तो क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन पायरोमीटर। तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ हीट ट्रीटमेंट फर्नेस। ओके, तो पायरोमीटर बेसिकली दो टाइप का है। इट इज पायरोमीटर इज ऑफ टू टाइप। पहला है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, सेकंड है ऑप्टिकल पायरोमीटर। अब देखिए, आपको ये दो पायरोमीटर दिख रहे होंगे, एक थर्मो इलेक्ट्रिक और सेकंड ऑप्टिकल पायरोमीटर। दोनों की फिगर आप बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं हम थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर की। तो थर्मो इलेक्ट्रिक में हम इसका जो प्रिंसिपल है वो आपका बेसिकली थर्मोकपल पे बेस्ड है। बेसिकली थर्मोकपलिंग में होता क्या है कि दो वायर होती है, दो सिमिलर वायर होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल से बनती है। अब उसमें हमारा एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ता है। देखिए ईएमएफ आपको पता होगा, ईएमएफ के बारे में, या ये लॉ पढ़ा होगा, V इक्वल्स टू में IR। ये V, इस V को हम रिप्लेस करते हैं E से होल सर्किट के लिए, तो E इक्वल्स टू IR आपने पढ़ा होगा EMF। तो उसके अंदर EMF जनरेट होता है, और EMF ना T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 के बराबर होता है। तो जितना ज़्यादा T2 माइनस T1 मीन्स टेम्परेचर का चेंज आएगा उतना ज़्यादा EMF होगा। जहाँ ये ज़्यादा मतलब ये 40 तो E भी 40, ये 50 तो E भी 50। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज उतना ज़्यादा EMF। तो यहाँ क्या चेंज आता है, EMF का चेंज आता है। तो EMF जितना बढ़ेगा, जितना EMF बढ़ेगा उतना उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो हम यहाँ किसके थ्रू मेज़र करते हैं, हम मेज़र करते हैं थर्मोकपल के थ्रू। ये जो आपका लाइनिंग है, ये बीच में दो वायर दिखाए रखे, ये थर्मोकपल है। अब देखिए, ये आपका डोर है, ये फर्नेस है, फर्नेस के अंदर आपका ये थर्मोकपल है। अब थर्मोकपल के अंदर EMF जनरेट होता है। जैसे ही EMF जनरेट होगा, EMF के थ्रू याद रखना, EMF और EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। EMF बढ़ेगा तो आपका करंट भी बढ़ेगा। उसके थ्रू यहाँ गैल्वेमीटर है, गैल्वेमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना। जैसे उसने करंट को डिटेक्ट किया, करंट के थ्रू हमारा एक स्केल आता है जो कि है टेम्परेचर स्केल, और वो टेम्परेचर को भी डिटेक्ट कर देता है आपके लिए। ओके, सो मैं फिर से बताता हूँ, ये आपका फर्नेस है, फर्नेस में थर्मोकपल है, थर्मोकपल में EMF जनरेट होता है। इस EMF के जनरेट होने की वजह से करंट जनरेट होगा। एक गैल्वेमीटर है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, और करंट डिटेक्ट के साथ साथ वहाँ टेम्परेचर स्केल है जो कि टेम्परेचर को भी डिटेक्ट करेगा या टेम्परेचर को भी मेज़र कर देगा। ये जो है, ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम थर्मोकपल। तो थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर बेसिकली किस प्रिंसिपल बेस्ड है, थर्मोकपल पे। थर्मोकपल में क्या इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या इंड्यूस करती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करंट को इंड्यूस करती है। करंट इंडक्शन के थ्रू हम क्या मेज़र करते हैं, टेम्परेचर स्केल। तो ध्यान रखना, जितना ज़्यादा EMF बढ़ेगा, जितना ज़्यादा EMF बढ़ेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज आएगा, क्योंकि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। क्योंकि अगर ये 50 है तो डिफरेंस भी 50 होगा, अगर ये 60 है तो डिफरेंस भी 60 होगा, अगर ये 160 होगा तो ये भी 160 होगा। तो आपको क्लियर होगा कि जितना ज़्यादा डिफरेंस आपका यहाँ होगा, ई में होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स ये 10 और ये 160 के लिए कितना होना चाहिए, 170। तो सोचो T1 10 था और ये 170,
तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। कैसे पता लगा? ईएमएफ के थ्रू। तो लिख लीजिए आप इसमें थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर में लिखना, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल in which two dissimilar wire are used from thermocouple and EMF is induced। ठीक है, थर्मोकपल बनाते हैं और क्या इंड्यूस होता है? EMF is induced। आगे लिखना, EMF डिपेंड अपॉन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। EMF depend upon difference of temperature। As EMF increases, difference of temperature also increases। ओके, सो फाइनली हम EMF के चेंज होने की वजह से हम क्या देख पाते हैं, कैसे आपका टेम्परेचर का चेंज आया है। ओके, नेक्स्ट आपका है ऑप्टिकल पायरोमीटर। देखिए, जो इसका नाम है वही इसका काम। ऑप्टिकल मीन लाइट। तो जहाँ लाइट को यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो चलिए पहले लिखते हैं इसको। ऑप्टिकल पायरोमीटर, फिगर ज़रूर बना लेगा। लिखना, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, to maintain the temperature of furnace, the intensity of heat radiation get adjusted so that lamp filament disappear against the radiation। the current required to produce this effect is varied by resistance and is measured by ammeter। and temperature is measured by the help of ammeter और करंट। ओके, तो देखिए बेसिकली इसमें क्या हुआ है, हीट रेडिएशन आती है यहाँ से, लेंस लगा रखा है जिसकी वजह से लैंप में आपका हीट जनरेट होगी। यहाँ से सेकंड लेंस है जिससे हम वो जनरेशन देख सके। इस पॉइंट पे आपकी हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने की वजह से होगा क्या कि यहाँ हीट की वजह से यहाँ करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट जनरेशन की वजह से ऑब्वियस है, करंट को मेज़र कौन करता है? एमीटर। तो करंट आपको इस सर्किट के अंदर जाएगा तो एमीटर के थ्रू मेज़र होगा। और एमीटर को हमने डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर रखा है? टेम्परेचर स्केल से। तो एमीटर जब करंट को मेज़र करेगा, और ऐसा हमें पता है कि करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर चेंज के, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। V इक्वल्स टू IR होता है, E इक्वल्स टू IR T2 माइनस T1।
आर अगर कांस्टेंट हटा दे तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। तो इसका मतलब करंट भी आपका क्या मेज़र करेगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो वही चीज़ हम यहाँ मेज़र कर लेते हैं। तो जैसे आपका करंट मेज़र होता है मीटर में, ऐसे ही आपका करंट की मदद से आपका टेम्परेचर स्केल वही है मीटर में ही। तो जो कि आपका करंट को मेज़र करेंगे तो इनडायरेक्टली वो किसको मेज़र कर रहे हैं, टेम्परेचर के चेंज को। तो फाइनली हम यहाँ टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल पायरोमीटर। ओके, सो लास्ट के हमारे टॉपिक थे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। इन चैप्टर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे टॉपिक्स है जो हमने लास्ट में किए हैं आज के क्लास में, ये सिर्फ आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज हो। मतलब इनके कितने टाइप के, जैसे फर्नेस की बात करें तो फर्नेस कितने टाइप के हैं वो याद होने चाहिए। आपके फर्नेस को मेज़र किससे करते हैं वो याद होना चाहिए। दो थे हमारे, जो कि फर्स्ट हमारा है ये थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर और सेकंड हमारा है ऑप्टिकल पायरोमीटर। ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिक किस प्रिंसिपल बेस्ड है आपको, थर्मो इलेक्ट्रिक बेस्ड है थर्मोकपल पे, और ऑप्टिकल किस पे बेस्ड है आपका लाइट के रिफ्लेक्शन पे, रिफ्रैक्शन पे। ओके, नेक्स्ट है आपका फर्नेस कितने टाइप के हैं वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट, कितने टाइप के प्रोसेस है आपका हीट ट्रीटमेंट। जैसे आपका एनीलिंग था, सेकंड आपका एनीलिंग के बाद नॉर्मलाइजिंग था, नॉर्मलाइजिंग के बाद क्विंचिंग जिसको हार्डनिंग भी बोलते हैं, हार्डनिंग को हम टेम्परिंग के थ्रू करते थे चीज। ठीक है, और लास्ट था आपका केस हार्डनिंग जो कि आपका था कार्बोनाइजिंग, नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग प्रोसेस थे। ओके, सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ हो। अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और जितना हो सके इस चैप्टर को साथ साथ कवर करते रहिए।